जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामियात स्टार्ट करते हैं। इस्लामियात के हमारे टोटल 5 लेक्चर होंगे, ठीक है? 5 लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है इस्लामियात को कवर कर लेंगे। और इस्लामियात एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसके एमसीक्यूज़ अगर जनरल नॉलेज 20 नंबर का सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर लगाएँ तो 3-4 एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है? और अगर हम 100 मार्क्स वाले पेपर में लगाएँ तो 10 से 15 एमसीक्यूज़ इसमें से आते हैं, ठीक है? तो इसके ईज़िली नंबर आप ग्रैब कर सकते हैं। क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है, इस्लामिक हिस्ट्री छोटी-सी ही है, ज़्यादा बल्कि सिर्फ़ 10 साल तो मुश्किल है, मैं आगे आपको दिखाऊँगा जहाँ पे सारी जंगें होती हैं, रोज़े, नमाज़, हज वग़ैरह ये होते हैं, फ़र्ज़ होते हैं। तो इसमें अगर थोड़ी-सी आप मेहनत करें ना, देखें जैसे दूसरे सब्जेक्ट हैं, आपके सब्जेक्ट स्पेसिफ़िक है, उसमें हमने डिग्री के अंदर इतनी सारे सब्जेक्ट पढ़े और उस हर सब्जेक्ट में से उन्होंने थोड़ा-थोड़ा पूछना है, 2-2 नंबर का, 3-3 नंबर का। ठीक है? और जो एग्ज़ामिनर टेस्ट बनाने बैठेगा, उसका जो अपना सब्जेक्ट होगा, उसमें से वो 10 से 15 नंबर का पूछ लेगा डेफ़िनिटली ठीक है? अगर वो माइक्रोबायोलॉजी का होगा, वो माइक्रोबायोलॉजी में से ज़्यादा पेपर दे देगा। अगर वो जो है मेडिसिन का है, तो उसने मेडिसिन में से ज़्यादा पेपर उठा देना है। और बाकी सारे सब्जेक्टों को थोड़ा-थोड़ा ही टच किया जाता है, 3-3 नंबर, 4-4 नंबर। तो इधर भी अगर 3 नंबर, 4 नंबर आपके इस्लामिक स्टडीज़ में पूरे आ जाएँ, या अगर आपने पाकिस्तान अफ़ेयर्स की प्रॉपर तैयारी की हो, उसमें आपके पूरे आ जाएँ, तो वो एक्स्ट्रा एज मिल जा सकता है आपको दूसरे लोगों के ऊपर। तो इसका कोर्स आउटलाइन देख लेते हैं कि कौन-कौन से हमारे 5 लेक्चर होंगे इस्लामियात पे। पहला लेक्चर जो आज हमारा होना है वो होगा बेसिक्स ऑफ इस्लाम एंड एडवेंट ऑफ इस्लाम पे। एडवेंट होता है आगाज़ होना किसी चीज़ का, कि इस्लाम की बेसिक्स क्या है, इस्लाम को पहले हमें समझना तो चाहिए ना, कि इस्लाम है क्या चीज़? उम्मत क्या चीज़ है? खलीफ़ा का क्या निज़ाम होता है, ठीक है? हमें नहीं आजकल पता ना, हमें इस्लामियात में ये चीज़ें पढ़ाई गई हैं, मेरा ख़्याल है। मैंने तो जो मतलब पहली बार बुक्स पढ़ी थी, मतलब ये सीएसएस, पीएमएस से रिलेटेड, वहाँ पे जाके थोड़ा-सा क्लियर हुआ था कि अच्छा ये निज़ाम होता है इस्लाम का, सिर्फ़ नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात ये चीज़ें नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो वो बेसिक्स ऑफ इस्लाम और एडवेंट ऑफ इस्लाम में देख लेंगे। दूसरे लेक्चर में हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ़ देख लेंगे कि उन्होंने जो उनके रिलेटिव्स के बारे में कुछ देख लेंगे, और बाद में कि नबूवत कब आई, मदीना की तरफ कब गए, उसके बाद क्या-क्या कुछ जो उनकी ज़िंदगी के वाक़यात हैं, एक वो किस तरह थे, ठीक है? तीसरा हम ग़ज़वात देख लेंगे, ग़ज़वात में से भी मतलब पूछ लेते हैं वो अब 10 सालों में ग़ज़वात हुए हैं, वो आगे जाके मैं बताऊँगा कौन से 10 साल है ना, यकम हिजरी से 10 हिजरी तक, ठीक है? 10 हिजरी के साल हैं, उन्हीं में ग़ज़वात हुए हैं, उन्हीं में रोज़े, नमाज़ें, ज़कात फ़र्ज़ हुई हैं। जब हमने नहीं प्रॉपर पढ़ा होता या सिर्फ़ एमसीक्यूज़ की बुक से पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए हर दफ़ा वो यकदम कहेगा जी बदर हुई जी 2 हिजरी में। अच्छा जी, रोज़ा इसमें फ़र्ज़ हुआ। वो हमें मुश्किल लगेगा, लेकिन जब एक कांसेप्ट के थ्रू आप याद कर लेंगे, फिर आपको फ़ौरी क्लिक हो जाया करेगा कि यार ये ग़ज़वा इसमें हुआ था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ़ में ये वाक़या आया था, इस तरह हुआ था। उसके बाद खिलाफत राशिदा और खिलाफत सिस्टम को देख लेंगे हम, कि हमारा जो खलीफा का निज़ाम है वो क्या होता है, और पहले जो 4 हमारे खलीफा थे, ठीक है? उनके बारे में देख लेंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद जो है वो खलीफा आना शुरू होते हैं, ठीक है? पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बनते हैं, तो उनको देख लेंगे, और आखिरी खलीफा तक। आखिरी खलीफा ये 5वें लेक्चर में हम देखेंगे ओटोमन एम्पायर में। ठीक है? ऑटोमन एम्पायर, उस्मानी खिलाफत, ये आजकल जो ड्रामा भी आ रहा है, हमारी आखिरी खिलाफत जो है वो उस्मानी खिलाफत थी ना, और 1924 में वो ख़त्म हो गई थी। पहली जंग अज़ीम के बाद जब बरतानिया ने कब्ज़ा कर लिया था ना, तो उसने इस खिलाफत को ख़त्म कर दिया था। और आखिरी खलीफा हमारे जो थे वो सुल्तान अब्दुल मजीद 5 अब्दुल मजीद 2 थे आई थिंक, 5 नहीं। उनके ऊपर भी आजकल एक ड्रामा आ रहा है, मेरा ख़्याल है सुल्तान के नाम से। तो ये हमारे टोटल 5 लेक्चर होंगे इस्लामियात के, जिसमें हम बेसिक इस्लामियात को कवर कर लेंगे। और अगर एग्ज़ामिनर बहुत ही पुट्ठे दिमाग का हुआ, फिर वो कहीं और से भी होता है। ये कैमरा वगैरह किसी का ऑन है तो वो अपना कैमरा ऑफ कर ले। ये रियलमी सी टू आपका कैमरा ऑन है, अपना कैमरा ऑफ कर लें। और शाहनवाज़ का माइक ऑफ है, इसको तो आवाज़ ही नहीं जा रही होगी, इसने कैसे करना है? चलें, पहले बेसिक्स ऑफ इस्लाम देख लेते हैं, कांसेप्ट ऑफ उम्मा देख लेते हैं कि कांसेप्ट ऑफ उम्मत होता क्या है? देखें, कांसेप्ट ऑफ उम्मत ये है कि हम सब अल्लाह ताला की पैदा करदा मखलूक हैं, और जितने मुसलमान
जितने मुसलमान इस दुनिया में रहते हैं वो उम्मत के अंडर आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान के अंदर मुसलमान रहते हैं और कोई मुसलमान नाइजीरिया के अंदर रहता है, वो और हम एक उम्मत में आएंगे, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द बाउंड्रीज। इस्लाम में ये जो बाउंड्रीज की तकसीम है ना, वो नहीं है। इस्लाम में दो ही कौमें हैं, एक मुसलमान है, दूसरे गैर मुस्लिम है, मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम। मुसलमान जहां कहीं भी होंगे वो एक उम्मत के अंडर आएंगे, उनको उम्मा कहा जाएगा, ठीक है। और इसी तरह खलीफा का कंसेप्ट क्या होगा, ये जितने मुसलमान होंगे सारी दुनिया में उनका एक ही लीडर होगा और वो लीडर अल्लाह ताला का खलीफा होगा, ठीक है। अतात करो अल्लाह की और उसके रसूल की और उनकी जो तुम में से ओलुल अमर है, जिनको हाकमियत दी गई है। बेसिकली हाकमियत दी गई है, इन्हें खलीफा बनाया गया अल्लाह ताला का, लेकिन इनकी अपनी कोई अथॉरिटी नहीं होती खलीफा की। ये जो सबसे मुत्की शख्स होंगे, और ये इलेक्शंस के थ्रू भी नहीं सिलेक्ट होते, इनको बस मुंतखब कर लिया जाता है और ये एक बंदा होगा सिर्फ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब इस्लाम आया तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अल्लाह ताला के आखिरी नबी बने, वो हमारे लिए लीडर थे। उनकी डेथ के बाद हमने किसको फॉलो करना था, ये सवाल पैदा हुआ। जब ये सवाल पैदा हुआ तो हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को पहला खलीफा बनाया गया। और खलीफा वो कुरान मजीद में भी बेशतर जगह पे खलीफा का जिक्र है कि एक बंदा होगा जो रूल करेगा, जो सारी उम्मत को साथ, क्योंकि उम्मत एक है ना, तो उसके ऊपर ऑर्डर देने वाला भी सिर्फ एक होगा, लेकिन वो ऑर्डर वो देगा जो अल्लाह पाक की तरफ से होंगे। वो कोई गैर शरई ऑर्डर नहीं दे सकता। अगर वो गैर शरई ऑर्डर देगा तो फिर उस खलीफा को हटा दिया जाएगा। अच्छा, ये निज़ाम अभी सुनने में थोड़ा सा हो सकता है अजीब लगे, क्योंकि हम जब से हमारी आंखें खुली हैं, हमने तो खिलाफत का निज़ाम देखा ही नहीं है। हम सब मतलब 1990 के बाद की पैदाइश होंगे, कोई आप में से 1995, 96, 98 तक का होगा, ठीक है। तो हमने तो खिलाफत देखी नहीं। खिलाफत जो है वो 1924 में खत्म हो गई थी। आखिरी खलीफा हमारे तुर्की के अंदर थे, वहां पे अंग्रेजों ने खिलाफत खत्म कर दी थी। और उसके बाद खिलाफत सिस्टम नहीं आया। उसके बाद मुल्कों की बाउंड्रियां, पाकिस्तान मतलब फॉर एग्जाम्पल हम लसानियत और मुल्क की बुनियादों पे आ गए हैं। अब हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, कौमियत परस्ती है, हम पाकिस्तानी है, ठीक है। लेकिन इस्लाम का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये नहीं है पाकिस्तानी वाला, कि पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, सऊदी अरब का रहने वाला है। इस्लाम कहता है कि दुनिया में जहां भी मुसलमान हैं वो सारे एक ही उम्मत के अंडर आते हैं, उम्मत मुसलमा के। और उसके अलावा जितने लोग हैं वो गैर मुस्लिम के अंडर आते हैं, और गैर मुस्लिमों के प्रॉपर हुकूक हैं, दीन की इजाजत है, सारा कुछ है, ठीक है। लेकिन कौमें दो बन जाती हैं, एक उम्मत, ठीक है, मुस्लिम, और दूसरे गैर मुस्लिम। और जो मुस्लिम होंगे उनके ऊपर सिर्फ एक खलीफा हुकूमत करेगा, एक से ज्यादा नहीं। बल्कि इस तरह हदीस शरीफ भी है जिसका मफहूम है कि अगर दो खलीफा हो तो उनमें से एक को कत्ल कर दो, ठीक है, कि दो खलीफा नहीं हो सकते, ऑर्डर डबल हो जाएगा। तो ये ग्लोबली निज़ाम चलाने के लिए भी ये जो इस्लाम का निज़ाम है ना, खिलाफत और उम्मत का, वो परफेक्ट निज़ाम है। इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखें, कुछ मसाइल होते हैं वो आलमी मसाइल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोविड आ गया, अब अमीर मुल्क के वैक्सीन बना रहे हैं, गरीब मुल्क वैक्सीन नहीं बना सकते। इससे पहले इबोला आया था, या डिफरेंट टाइप के जो मर्ज आते हैं, वो कहाँ आए थे, ज्यादातर अफ्रीका के अंदर आए, ठीक है। वो गरीब मुल्क हैं, उनके पास तो पैसे ही नहीं थे रिसर्च करने के। इवन के वो एक जॉब सा भी बना था कि सारे मुल्कों के अंदर बीमारी आ गई है, ये कोविड की, अफ्रीका के अंदर अब तक नहीं आई। उसके मिनिस्टर से किसी ने पूछा भाई क्यों नहीं आई, उसने कहा क्योंकि हमारे पास टेस्ट करने के लिए टेस्टिंग किट ही नहीं है। जब किट ही नहीं है तो पता कैसे चलेगा कि बीमारी आ गई है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि बीमारियां आती हैं जब मुल्की लेवल पे। अब अगर एक निज़ाम हो, सारे एक खलीफा के अंडर हो, एक उम्मत हो, तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगी वेल्थ की सारी दुनिया में। ये जो आजकल तकसीम है, कोई मुल्क बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, एक ही मुल्क के अंदर कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ बहुत गरीब हैं, ये वाला सिस्टम नहीं होगा। क्लाइमेट चेंज है, मौसम चेंज होता है। एक मुल्क चाइना है फॉर एग्जाम्पल, उधर इंडस्ट्रियां बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा कार्बन वो प्रोड्यूस करता है। या दूसरे नंबर पे जो है अमेरिका है, ठीक है, ये मुल्क है, रशिया है।
ये बहुत ज्यादा कार्बन पैदा करते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट उन मुल्कों पे तो नहीं आता। वो तो हो सकता है वो धुआं बना, ओजोन लेयर मुतासर हुई, ग्रीन हाउस इफेक्ट आया और मुतासिर साथ वाला मुल्क हो गया, कोई गरीब मुल्क हो गया। ठीक है, तो जब ग्लोबलाइज सिस्टम इसलिए होना चाहिए, एक अथॉरिटी के अंदर सारे होने चाहिए। आगे ठीक है तकसीम होगी, गवर्नर्स होंगे, आगे जो है प्रॉपर एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम होगा। जैसे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु के जमाने में 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर मुसलमानों ने हुकूमत की। ठीक है, तो आगे गवर्नर होते थे, लेकिन हुक्म एक बंदे का चलता था। और 1924 तक इवन के यहाँ पे हमारे जो मुसलमान मुगल दौर चल रहा था यहाँ पे 1857 तक, तो वो मुगल बादशाह भी इवन के तुर्की के सुल्तान जो खलीफा होता था उसकी मानते थे। वो एक आवाज देता था तो सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाते थे एक जगह पे लड़ने के लिए। इसीलिए खिलाफत को खत्म किया गया था कि ये मुसलमान कौम जो है वो बड़ी अजीबो-गरीब है। एक आवाज दी जाती है तो ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं दुनिया के डिफरेंट ममालिक से। लेकिन अब खैर उम्मत वाला और खिलाफत वाला कंसेप्ट खत्म हो गया। बाकी इसको डिटेल में खिलाफत को हम आगे खलीफा डिस्कस करेंगे ना, पहले खुलफाए राशिदीन और उसके बाद का सारा खिलाफत सिस्टम, उसमें डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली यहाँ पे सिर्फ आपको एक हिंट देने का मकसद था कि उम्मत भी एक होती है और खलीफा भी एक होता है। अच्छा, अब टाइमलाइन याद करने के लिए ना आपको थोड़ा-सा कांसेप्ट देखने पड़ेंगे कैलेंडर्स के। अब हमें ना बड़ा जो है वो ये डिस्टर्ब करती है चीज़, बाज़ औक़ात लफ्ज़ आ जाता है हिजरी कैलेंडर या वो कहते हैं यकम मुहर्रम को नया साल चढ़ गया और इतने हिजरी है ना, तो ये क्या सिस्टम है? और बाज़ औक़ात एएच सिस्टम आ जाता है, कहीं पे बीसी सिस्टम लिखा होता है, कहीं पे एडी सिस्टम लिखा होता है। तो ये कैलेंडर्स हमें काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करते हैं और बेसिकली इस्लामियात का पेपर डिपेंड ही कैलेंडर सिस्टम पे करता है कि आपने इस्लामी कैलेंडर को समझना है। बेसिकली आप ये समझ लें कि कैलेंडर 2 टाइप के हैं, एक अंग्रेज़ों वाला और एक मुसलमानों वाला। और जो अंग्रेज़ों वाला कैलेंडर है, वो स्टार्ट होता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से। ये पहले नीचे वाले को देखिएगा। इंग्लिश और सोलर कैलेंडर, इसको कहते हैं एनो डोमिनी। आज जो साल चल रहा है ये 2021 एनो डोमिनी है। इस वक़्त 2021 है ना? हम इस वक़्त 2021 में हैं, हम 2021 के साथ लगाएँगे तो इस वक़्त एडी लगाएँगे, ठीक है? एनो डोमिनी का क्या मतलब है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए थे, क्योंकि क्रिश्चियंस इस वक़्त मेजॉरिटी में हैं, दुनिया में रूल भी क्रिश्चियंस का है। क्रिश्चियन जो हैं वो इस मुसलमानों से भी ज़्यादा दुनिया में इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा रिलिजन है ना वो क्रिश्चियनिटी है। दूसरे नंबर पे इस्लाम है, ठीक है? तीसरे नंबर पे हिंदू हैं। तो और बेसिकली वर्ल्ड पावर्स में भी वही हैं, अमेरिका के ऊपर भी वही हैं, यूके जो मतलब मेजर पावर है, तो उनका कैलेंडर चल रहा है और उनका कैलेंडर कब से स्टार्ट हुआ था जब हज़रत ईसा पैदा हुए थे और उसको एनो डोमिनी कहते हैं। अच्छा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले भी तो ज़माना था ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी थे, उससे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उससे पहले का भी ज़माना या हिंदू अपने मुताबिक उसको करते होंगे, उस ज़माने को कहते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है जी? हज़रत ईसा जब से पैदा हुए तब से नया दौर शुरू हुआ, जो अब तक चल रहा है। 2021 साल हो गए हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को। उससे पहले का जो दौर था उसको बीसी दौर कहते थे, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है? इसमें फिलहाल आपने ये वाला पॉइंट याद रखना है एनो डोमिनी वाला, और इसको हमने देखना है कि इस्लाम का जो अब सिस्टम चल रहा है, वो क्या सिस्टम है? ये वही वाला वही लिखा हुआ है, पीछे वाली जो मैंने बात की कि जो ये हैं इसको आवर लॉर्ड या दी लॉर्ड या जो है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ये जो क्रिश्चियन है उन्होंने इसका एनो डोमिनी का जो तर्जमा है बेसिकली एडी का वो ये है। ये जो है किसी और जुबान का लफ्ज है, ठीक है? तो वो हमें इसका मतलब नहीं, जैसे ये देखें उसने इसका पूरा मुखफ़्फ़फ लिखा हुआ है एनो डो ये देखिएगा एनो डोमिनी नोस्ट्री जीसस क्राइस्ट, ठीक है? तो बस आपने ये समझना है कि हज़रत ईसा जब से पैदा हुए हैं तब से एनो डोमिनी का साल शुरू हो गया। आगे आइएगा, हिजरत कैलेंडर क्या है? और एक नबूवत कैलेंडर वैसे नहीं चलता इतना। अब ये देखें कि हज़रत ईसा पैदा हुए, उसके बाद 570 साल तक कोई जो है वो दीन नहीं आया। उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, उनकी पैदाइश होती है 571 में, अंग्रेज़ी साल के मुताबिक।
अंग्रेजी साल के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब हुई? 571 में। ये थोड़ा सा पॉइंट समझिएगा। एक मिनट में ये यहाँ ड्रा कर देता हूँ। 571 में, 571 एडी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत किस उम्र में आती है? 40 साल की उम्र में। ये 610 बन जाता है, ठीक है। 39 40 पूरा मतलब ईयर गिने 610 में 40 बन जाता है। 610 के अंदर मतलब कि नबवी, अगर हम कहें कि पहला साल 610 नबवी था, तो क्या ये ठीक होगा? हम कह सकते हैं ना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र के हुए 610 एडी में, और उस वक्त क्योंकि उन पे नबूवत आई तो उस वक्त से पहला नबी ईयर शुरू हो गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत कितने साल रही? 23 साल। तो 23 को इसमें ऐड कर दें 610 में, तो 633 तक चलता है ये, ठीक है। मतलब नबूवत के 23 साल हैं टोटल। और ये कैलेंडर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नबूवत वाला। नबूवत वाला कम कम है, लेकिन बाज़ औक़ात वो डेट्स ना कभी वो नबूवत के हिसाब से पूछ लेता है, कभी वो हिजरी के हिसाब से पूछ लेता है। तो नबूवत के टोटल 23 साल हैं। ये मैं आपको एक टाइमलाइन भी बना दूंगा। एक तरफ अंग्रेजी साल लिखे होंगे, एक तरफ नबूवत के साल लिखे होंगे, और एक तरफ हिजरी के साल लिखे होंगे। अच्छा, अब आते हैं हिजरत की तरफ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जिस वक्त नबूवत आई उसके जो है 13 साल बाद, 13 साल आपने मक्की ज़िंदगी में गुज़ारे। 13 साल बाद मतलब कि 50 जो है ये कितना बन जाता है? 53 साल की उम्र बन जाती है। 40 साल में नबूवत आई, उसके 13 साल बाद 53 साल। और साल कौन-सा बन जाता है? वो 622। इसको नबूवत वाले को फ़िलहाल हम साइड पे करते हैं। अब हम आते हैं हिजरी कैलेंडर की तरफ। 622 जिस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए थे ना, सऊदी अरब में। सऊदी अरब में पैदा हुए थे मक्का मुकर्रमा के अंदर। वहाँ पे कुछ ज़ुल्म वग़ैरह बड़े जो है नाउज़ुबिल्लाह कत्ल की धमकियाँ वग़ैरह दी गईं। वो लोग कुफ़ारे मक्का, कुरैश मक्का दीन की तरफ नहीं आ रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत कर दी। हिजरत के वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो है वो 53 साल थी, 53 ईयर। जब वो हिजरत करके पहुंचे मदीना, तो उधर पहुंच के उन्होंने रियासत मदीना की बुनियाद रखी। इमरान खान बार बार नाम भी लेता है रियासत मदीना का। तो जिस दिन रियासत मदीना की बुनियाद रखी उसको कहते हैं यकम हिजरी, ठीक है। सिंपल था। और हिजरत के कितने साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ हो गई? 10 से 11 साल आप इसको लगा सकते हैं। 10 से 11 साल बाद मतलब कि 622 में गए थे, और 633 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ हो जाती है। तो हिजरत के कितने साल बने? 10 से 11 साल बने, ठीक है। इन ही 10 से 11 साल के अंदर सारे वाकयात हुए हैं ऑलमोस्ट, जो एमसीक्यूज में आते हैं। एमसीक्यूज के हवाले से बता रहा हूं, ठीक है। नबूवत वाले कैलेंडर को आप अभी थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दें, वो ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ना इसमें से इतना ज्यादा पूछा जाता है। हिजरत में से बहुत ज्यादा पूछा जाता है जी। रोजा कौन सी हिजरी में फर्ज हुआ, नमाज कौन सी हिजरी में फर्ज हुई, फलां गजवा कौन सी हिजरी में हुआ। तो उसका कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है। उसका कंसेप्ट क्या है कि अंग्रेजी कैलेंडर जिस तरह चल रहा था, 571 में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुताबिक पैदा हुए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 571 साल बाद। 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत आती है। 13 साल आप मक्की ज़िंदगी गुज़ारते हैं, और आप फिर मक्के वालों से जो है वो ज़्यादा तंग करना शुरू होते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काफ़िले के साथ मूव कर जाते हैं मदीना। मदीना जाते हैं क्योंकि हिजरत करते हैं, तो इसलिए उसको हिजरी कहा जाता है, ठीक है। तो 571 में पैदा हुए, 622 में हिजरत करते हैं, तो 622 से हिजरत का साल शुरू होता है, ठीक है। और 622 से लेके 633 तक, 633 में आपकी डेथ होती है। तो ये 11 साल बनते हैं ऑलमोस्ट। 11 साल हिजरत के हैं सिर्फ, ठीक है। और अगर इस वक्त लगाएं तो 2021 में इस वक्त 1442 हिजरी है, ठीक है। अच्छा, मुसलमानों का जो कैलेंडर है और अंग्रेजों का जो कैलेंडर है उसमें फर्क क्या है? फर्क ये है, अंग्रेजों ने जो अपना कैलेंडर बनाया है वो सूरज के गिर्द जो जमीन घूमती है वो अपनी रोटेशन कंप्लीट करती है 365 दिन के अंदर।
तो उन्होंने, अंग्रेजों ने अपना जो है उस, इसलिए उनके कैलेंडर को सोलर कैलेंडर भी कहते हैं, ठीक है। और मुसलमानों का जो कैलेंडर है वो डिपेंड करता है मून के ऊपर, चांद के ऊपर। जो मून है वो जमीन के गिर्द सर्कल करता है और 29 दिन में अपना जो सर्कल है वो कंप्लीट कर लेता है जमीन के गिर्द। हमने अपना साल उस बुनियाद पर रखा हुआ है जिसको कहते हैं ल्यूनर कैलेंडर या हिजरी कैलेंडर, और हमारा साल 355 दिन का होता है। इसलिए डेट्स में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, हमारे 10 दिन से कम होते हैं, तो जो है 20-25 साल बाद थोड़ा सा चेंज आ जाता है। इसलिए ये 1442 हिजरी है जो अगर हम गिने, ठीक है। 622 इसमें जमा करें अगर, तो ये वाला कंसेप्ट है। ये किसी को ना समझ आया हो तो बताएं हिजरत का कंसेप्ट, क्योंकि आगे सारे साल हमने इसके मुताबिक ही याद करने हैं। या ओके हुआ है, क्लियर हुआ है ये हिजरी कैलेंडर? हिजरी कैलेंडर किसको कहते हैं? क्लियर है? आगे चलें या एक बार रिपीट करूं? मैं अकेला तो नहीं बोल रहा? क्लियर है, डॉक्टर कोमल कहती हैं क्लियर हो गया, खुशबक कहती हैं रिपीट, डॉक्टर मुसद्दिक कहते हैं रिपीट। अच्छा, इसको हम और सादा जुबान में कर लेते हैं, थोड़ी सी और सादा कर लेते हैं, ठीक है। कोई ऐसी स्लाइड जहाँ पे लिखने को काफी कुछ हो? ओहो, कोई भी ऐसी स्लाइड नहीं है। यहाँ से बोर्ड कहाँ से निकलता है? ये जो है मुझे यार होस्ट करना अपना, अमन होस्ट मुझे बना देना जरा, व्हाइट बोर्ड पे समझा देता हूँ। सुन रहा है ना तू? अमन किधर गया? ठीक हो गया। व्हाइट बोर्ड कहाँ पे है? शेयर व्हाइट बोर्ड, ये लें जी, व्हाइट बोर्ड आ गया। ये देखें जी, अंग्रेजों का साल 0 AD से स्टार्ट होता है। सॉरी, 0 AD नहीं साल होता कोई भी, यकम एडी से, जब हजरत ईसा पैदा होते हैं, यकम एडी, ठीक है। जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। इन्हीं सालों के मुताबिक हजरत ईसा के 571 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होती है, 571 AD में। किस जगह पे पैदा होते हैं? मक्का के अंदर, ठीक है। आप सल्लम 571 के अंदर पैदा हुए। इस्लाम को अब तक आए 1442 ऑलमोस्ट साल हो गए हिजरी के मुताबिक। उसके बाद क्या होता है जी? उसके बाद 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत आती है। 571 जमा 40, ये बन जाता है 610। 610 में आप सल्लम पे नबूवत आती है, इसलिए 610 पहला नबवी साल होता है, ठीक है। बस आपने ये समझना 610 पहला नबवी साल है, बाकी चीजें आपने भूल जानी है। 23 साल आप सल्लम पे नबूवत रहती है, और उसमें से 13 साल आप सल्लम मक्का मुकरमा में ही गुजारते हैं। मक्का मुकरमा में जब 13 साल गुजारते हैं तो ये बन जाते हैं ऑलमोस्ट 622 साल। 622 साल मतलब 610 में नबूवत आई, नबूवत के 13 साल आप सल्लम मक्का में गुजारते हैं, मक्का में। तो 610 जमा 13, ये ऑलमोस्ट 622 बनता है, वो जमा माइनस कुछ दिनों का फर्क के हिसाब से 622 बनता है, ठीक है। 622 के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूव कर जाते हैं मदीना की तरफ, हिजरत कर जाते हैं। तो 622 यकम हिजरी कहलाएगा, क्लियर? 622 यकम हिजरी कहलाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो डेथ है वो हो जाती है 633 में। तो ये बनते हैं 11 साल, 11 हिजरियां हैं टोटल, 11 हिजरियां। 622 यकम हिजरी, 623 में 2 हिजरी, 624 में 3 हिजरी, 625 में 4 हिजरी। इस तरह चलते 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 633 में 11 हिजरी पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ हो जाती है। तो ये हिजरत के बाद मदीना में जो साल गुजरे उनको हिजरत के साल कहते हैं। और अगर मुसलमान हम लोग
हिजरत के साल के मुताबिक चलें तो 622 में हमारा पहला साल था और आज तक हमारे 1442 साल हुए हैं। ठीक है, जो पिछले 621 साल हैं जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत नहीं की थी, 621 एनो डोमिनी, ये हम इसमें से माइनस कर देते होते हैं हिजरी को गिनने के लिए। ठीक है, क्योंकि इस्लाम का कैलेंडर शुरू होता है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना की बुनियाद रखी, जब एक प्रॉपर हमारा सिस्टम एस्टेब्लिश हो गया मदीना के अंदर, हमारे पास कोई गवर्नमेंट आ गई मुसलमानों के पास, जिसके सरबराह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तब से हमारा सिस्टम शुरू हुआ 622 से, और 10 साल के अंदर आपकी डेथ हो जाती है, 10 से 11 साल में। तो 10 से 11 साल हिजरत के कहलाते हैं, यकम हिजरी, 2 हिजरी, 3 हिजरी, 4 हिजरी, 5 हिजरी, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 हिजरी, 633 तक। ये सिंपल कंसेप्ट था। ठीक है, क्लियर हुआ अब ये? अगर इसके बाद भी नहीं क्लियर तो फिर आगे हम दे रही है। नहीं, फिर आप ना वो मतलब इसको नेट पे वगैरह पे भी सर्च कर सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, टाइम कितना पड़ा है? 10 मिनट पड़े हैं अभी। 2 स्लाइडें इसकी हमारी रह गई थी, एक क्योंकि कंसेप्चुअल सा था, होता ही वाला लेक्चर इस्लामियत का पहला, इसलिए इस पे ज़्यादा टाइम देना ज़रूरी था। क्योंकि आगे इसी के मुताबिक जो है ना वो याद होती हैं फिर तरीकें। अच्छा, अब ये हम देख लेते हैं कि हम जो मुस्लिम उम्मत है, इस वक़्त हम मुस्लिम उम्मत जो है, वो बेसिकली हम लोगों के पास है क्या-क्या? आपको आइडिया होना चाहिए, जो उम्मत का कांसेप्ट है, उम्मत वैसे नज़र तो नहीं आती रिवाइव होते कि दोबारा से सिर्फ़ एक ही खलीफा बन जाए। वैसे आपको बताऊँ 2023 में 2023 में 2024 में खिलाफत रिवाइव हो जानी है, दोबारा आ जानी है। वो वजह क्या है, हमारी जो खिलाफत थी ना, वो 1924 तक थी। 1924 में बरतानिया, अमेरिका वगैरह ने तुर्की को तोड़ा, तुर्की से खिलाफत को ख़त्म किया और 100 साला मुआहिदा किया था एक। जी, ट्रीटी ऑफ लोज़ान। एक 100 साला मुआहिदा किया था। उस मुआहिदे के अंदर ये था कि तुर्की के लोग 100 साल तक अपना खलीफा नहीं मुकर्रर कर सकते कोई। तुर्की के लोग अपने ज़मीन के नीचे से ऑयल नहीं निकाल सकते। तुर्की के करीब एक आबना हॉर्मज़ जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ कहते हैं, उस पे टैक्स नहीं लगा सकते, कोई भी जहाज़ गुज़रे, कोई भी चीज़ गुज़रे 100 साल तक वो ये सब कुछ नहीं कर सकते। तुर्की के अंदर सेकुलरिज़्म होगा, इस्लाम की बेस पे नहीं होगा, उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल को उधर अपॉइंट कर दिया था और उसने पर्दा भी ख़त्म करवा दिया और वहाँ पे लिबरलिज़्म काफ़ी आजकल आप देखते हैं ना तुर्की के ड्रामे तो ड्रेस काफ़ी मतलब शॉर्ट भी होते हैं। ये अब वाला ड्रामा तो नहीं, ये तो मतलब इस्लामिक उन्होंने बनाया है, जो पिछले तुर्की के कुछ ड्रामे आना शुरू हुए थे और यूरोप से मिलती-जुलती उनकी तहज़ीब है क्योंकि यूरोप का इन्फ्लुएंस हुआ है इन 100 सालों में। लेकिन जब से तैयब उर्दगान आया है तो उसने दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की है इस्लामिक सिस्टम को। अच्छा, 100 साल का मुआहिदा हुआ था, तो 2000 इसका मतलब 24 में ये मुआहिदा खत्म हो जाएगा और 2024 के अंदर तुर्की को अपना खलीफा रखने की इजाज़त होगी और जिस मुल्क को खलीफा रखने की इजाज़त होती है, मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा भी उसकी कस्टडी में होते हैं। मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा, खाना काबा की जो हिफाज़त का ज़िम्मा होता है, वो खलीफा के ज़िम्मे होता है। तो 2024 में तुर्की के ऊपर से बहुत सारी पाबंदियाँ हट जाएँगी, ये अपना ऑयल भी निकाल सकेगा। ये जो है अपना आबना हॉर्मज़, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे टैक्स भी ले सकेगा जो शिप्स गुज़रती हैं इसके बॉर्डर के करीब से। ये और भी काफ़ी सारे थे और ये अपना खलीफा भी मुकर्रर कर सकेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सारी दुनिया उस खलीफा को मानेगी? क्या पाकिस्तान मानेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल वो खलीफा कहते हैं जी तैयब उर्दगान ही खलीफा है अब से। क्या इमरान खान मानेगा? क्या ईरान के आयतुल्लाह ख़मीनी उसको मानेंगे? क्या सऊदी अरब के जो हैं सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ उसको मानेंगे? मेरे ख़्याल से तो नहीं मानेंगे। लेकिन चलें फिर भी देख लेते हैं कि मुस्लिम मुल्कों के पास है क्या कुछ और अगर ये सारा कुछ है तो वो तो दुनिया पे रूल कर सकते हैं, इतना सब कुछ होके। लेकिन अगर वो खलीफा वाला सिस्टम और उम्मत वाला सिस्टम और वो सारी चीज़ें जो इस्लाम ने कही हैं उस पे चलें तो। अच्छा, 193 मुल्क हैं, उनमें से 57 मुस्लिम मुल्क हैं। 193 टोटल मुल्क हैं इस दुनिया में, यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक। कभी कोई 193 कहेगा या कोई 195 कहेगा, कोई 206 कहेगा, कोई 253 पे भी पहुँच जाएगा।
और वैसे 193 है। उनमें से 57 मुस्लिम मुल्क हैं। 20% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन मुसलमान है। 1.8 बिलियन मुसलमान है। टोटल दुनिया की पॉपुलेशन है 7.6 बिलियन। उनमें से 1.8 बिलियन अरब। टोटल दुनिया में कितने लोग रहते हैं? टोटल दुनिया में 7.6 अरब लोग रहते हैं। उनमें से 1.8 बिलियन लोग मुसलमान हैं, 20%। जितने मुसलमान ममालिक हैं उन पे अल्लाह ताला का करम हो गया है ऑयल जब से निकला। ये मिडल ईस्ट खासकर सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कुवैत, ईरान, इराक, ये जितना एरिया आप देखें कि मुल्क जो टोटल ऑयल है, जिन मुल्कों में ऑयल देखें, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जितनी मर्जी जो भी चीज बना लें उसके लिए ऑयल जरूरी है। ट्रांसपोर्ट बना लें उसमें भी ऑयल डलना है, हवाई जहाज चला लें उसमें भी ऑयल डलना है, आपके कारखाने चलने हैं उसमें भी ऑयल डलना है। ठीक है, तो हमारे पास ऑयल है। जितना मतलब सारा ऑयल है तकरीबन 80% तो मुस्लिम ममालिक के पास है। स्ट्रेट ऑफ हार्मज, ये मैं आपको हार्मज का एक रूट भी बता रहा था। दुनिया में ज्यादा जो तजारत होती है वो पानी के अंदर होती है। स्ट्रेट ऑफ हार्मज एक वो इलाका है जहां से दुनिया का 80% ऑयल गुजरता है। 80% ऑयल इस रास्ते से गुजरता है। ये रास्ता मुसलमानों के पास है। अगर मुसलमान इस रास्ते को बंद कर दें, इस रास्ते के इर्द गिर्द मुस्लिम कंट्रीज हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मज के इर्द गिर्द। ठीक है, ओमान, ईरान और यूएई आई थिंक, ये इसके गिर्द हैं। अगर ये इसको बंद कर दें तो दुनिया सारी रुक सकती है। मतलब ये पावर है। स्विस कैनाल का रूट हमारे पास है। नाइल रिवर है, ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। नाइल रिवर, दरियाए नील, मिस्र में, मिस्र, सूडान, ये उन इलाकों में हमारे पास है। एक सुपर पावर भी है पाकिस्तान, जिसके पास अटामिक है। फॉर एग्जाम्पल सारे ये 57 ममालिक इकट्ठे हो जाएं तो ये 57 मुल्कों का एक गठजोड़ हो जाए। एक बम है, एक मुल्क के पास बम है, लेकिन वो 57 मुल्कों का बन जाएगा ना। और हमने बनाया भी इसी नाम पे था। जब भुट्टो ने ये प्रोग्राम शुरू किया था तो उसने कहा था ये हम इस्लामिक बम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इसको नाम ही उसने इस्लामिक बम का दिया था। तो ये सारा कुछ है हमारे पास, और अगर हम चाहें तो दुनिया पे रूल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है बदकिस्मती से। और हम किस जगह पे हैं और ऐसा क्यों है? यूनिटी नहीं है मुसलमानों में। ईरान और आपकी आपस में, ईरान और जो है सऊदी अरब, दो मेजर पावर्स, उनकी आपस में लड़ाई है। आप देख लें क्यास है मुस्लिम कंट्रीज में। सीरिया में खाना जंगी है, यमन में खाना जंगी है, फलस्तीन में खाना जंगी है। पाकिस्तान की जो है वो कश्मीर के साथ लड़ाई है। ठीक है, सऊदी अरब की जो है वो ईरान के साथ लड़ाई हो गई। और मतलब हम आपस में ही लड़े हुए हैं सेक्टेरियन वायलेंस पे, शिया शिया सुन्नी के तजादात में। जहाँ पे ये चीजें नहीं है वहां पे कोई और कंट्री आ गए, सीरिया में, यमन में, वहाँ रशिया और रूस आपस में लड़ रहे हैं। कोई दो और कंट्री जिसको हम प्रॉक्सी वार कहते हैं कि आपकी सरजमीन पे कोई और दो कंट्रीज आपस में लड़ रही हो कि हम तुम्हारा फैसला कराते हैं, और लड़ वो आपस में रहे हो। ठीक है, सेक्टेरियन वायलेंस है। हमारी एजुकेशन और रिसर्च कोई नहीं है। किसी मुस्लिम मुल्क से वैक्सीन की इजाद नहीं निकली। मतलब 57 मुस्लिम मुल्क हैं, कहीं से ये आवाज नहीं निकली कि वैक्सीन प्रोड्यूस करनी। जितनी निकली वैक्सीन की आवाजें, कई चाइना से आ रही है, कोई रशिया से आ रही है, कोई अमेरिका से आ रही है। ठीक है, हम बस इल्जाम तराशी पे हैं, यहूदी साजिश है, फलां की साजिश है ये। ठीक है, मुसलमानों के खिलाफ ये हो गया है, वो हो गया है। लेकिन ये नहीं देख रहे कि हमने जब से तलीम से कितना डिस्टेंस, हमारी पीएचडियां भी कैसी हैं, कॉपी पेस्ट पीएचडी हैं। ठीक है, मटेरियल कॉपी करते हैं हम, पेस्ट करते हैं, वो पीएचडी हो जाती है। बार पीएचडी कैसे होती है? जब तक नई चीज ईजाद नहीं होती। आपको पता है इस चीज का? बार जो पीएचडी होती है वो कैसे होती है? जब तक नई चीज ईजाद नहीं ना करते। और पेटेंट होती है, जो चीज जिसने ईजाद की है वो इसकी है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोक्विनालोन, मलेरिया की दवाई एक बंदे ने ईजाद कर दी, वो उसके नाम से पेटेंट होगी। वो इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये होते हैं। चाइना भी कॉपी कर रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कुछ कुछ, लेकिन चाइना इंडिया में भी कॉपी पेस्ट वाला चक्कर ज्यादा है। अमेरिका, यूरोप, इन कंट्रीज में नहीं है ये चक्कर। वो कहते हैं कि एक चीज एक बंदे ने क्लोरोक्विन बना ली, वो उसके नाम से रजिस्टर रहेगी। कोई दूसरा, दूसरे ने करना है, दूसरा ये करेगा। क्लोरोक्विन का एक फॉर एग्जांपल नुकसान आता है कि वो जो है जी किडनी पे इशू करती है, इफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल उसका एक साइड इफेक्ट है। अगला बंदा क्लोरोक्विन के साथ एक ऐसा साल्ट बनाएगा
या कोई ऐसी चेंजेस उसमें करेगा कि वो किडनी पे उसका, और वो प्रॉपर रिसर्च करके पेटेंट करके उसको पेश करेगा, फिर उसके नाम से जो गोली बनेगी वो उस बंदे की पेटेंट होगी, और कोई और कंपनी उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकती। एक ही कंपनी प्रोड्यूस करेगी जो उससे खरीदेगी पेटेंट साल्ट। ठीक है, ये रिसर्च का मैं लेवल बता रहा हूँ, फिर उसको जाके पीएचडी की डिग्री मिलेगी। हमारे इधर कोई पीएचडी की डिग्री तो वैसे ही कॉपी पेस्ट एक किताब लिखनी होती है, रिसर्च आखिर में रिसर्च की कोशिश भी करते हैं लोग, ऐसा नहीं है। लोग रिसर्च के लिए कुछ खुद टेबल नकली-नुकली मिला के और पीएचडी की डिग्री लेनी पड़ती है। ठीक है? आखिर में कॉपी पेस्ट ही करना पड़ता है। अब बात ये है कि क्या कोई चीज़ ईजाद करते हैं? ये मतलब एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि नहीं कॉपी पेस्ट नहीं भी होता, लाज़मी नहीं होता। अच्छा, पर्शिया, मॉडर्न तुर्की, मक्का होस्ट करेगा, अभी भी ऑयल रिजर्व डिस्कवर किए हैं तुर्की ने, टू डिफिकल्ट, ठीक है, ये क्या-क्या क्वेश्चन थे? एमफिल या कुछ और करने जाते हैं तो पता चलता यूनी की रिसर्च तो कुछ भी नहीं। जी। नहीं, कोई भी नहीं करता रिसर्च, नाम की रिसर्च होती है। अगर करने की कोई कोशिश भी कर लेगा स्टूडेंट तो वो ऑलरेडी किसी और मुल्क ने करके छोड़ी होगी। रिसर्च या न्यू प्रोडक्ट बनाना मेन मकसद है, न्यू प्रोडक्ट बनाना। आप में से किसी ने एमफिल किया है, पीएचडी किया है, क्या उसने कोई नया प्रोडक्ट बनाया है? फंडेड ही नहीं होती, फंड ही नहीं होते। हमारा जो को रिसर्च पर्सन होता है, वो जो होता है हमारा, जो यूनिवर्सिटी का टीचर होता है, उसको फंड मिला होता है, वो भी नहीं इस तरह करता। हमने खुद देखा है वो टीचर फंड खुद खा के बच्चों के ज़िम्मे केमिकल लगा देते हैं, ईडीटी ये बच्चे तूने लाना है, फलाँ सैंपल तूने लाने हैं, फलाँ तूने लाने हैं। रिसर्च ना फंडेड होती है, आ भी जाए तो वो खत्म हो जाता है। तो नई चीज़ बात ये मैं कर रहा हूँ, एमफिल पीएचडीयाँ तो हो जाती, टीचर्स को भी नहीं मिलते, बात आपकी ठीक है। तो हम बहुत पीछे हैं। इवन कि इंडिया हमसे बहुत आगे है। इंडिया की रिसर्च जो है वो पीएचडी लोग और उनकी वो जो है टेक्नोलॉजी, वो देखें, हम किस चीज़ पे खुशी मनाते हैं, तालियाँ बजाते हैं। इंडिया का सियारा चीन, जो इंडिया ने अपनी भेजी खलाई, जो है वो चाँद पे नहीं पहुँची थी। हम इस पे खुशियाँ मनाते हैं, वाह जी वाह! ये नहीं देखते कि इंडिया ने ट्राई की है चाँद पे पहुँचाने की। और चाँद की उस जगह, चाँद पे तो मून पे कई सैटेलाइट्स गए हैं। चाँद के उस जगह पे पहुँचाने की जहाँ तक आज तक कोई नहीं पहुँचा।